हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पहले हम लोग जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी एफ से। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हम बोलते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू इट्स सॉलिड। हम कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड वाटर है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वेपर प्रेशर उसके सॉलिड साइड मतलब उसके आइस के वेपर प्रेशर की क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में अगर हम जब भी क्या होता है कि हम किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह डिक्रीज हो जाता है। उस लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो वो जो डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने क्या कहा कि सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है? इक्वल होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने ये कहा कि अगर कोई लिक्विड है या हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और वो प्योर स्टेट में है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? टी नॉट एफ है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? टी नॉट एफ है। टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब टी नॉट एफ टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट जो है, ठीक है, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। किस टेम्परेचर पे? टी नॉट एफ पे। अब हम क्या करते हैं कि जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आपको मालूम है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। जब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसको फ्रीज होने के लिए और लो टेम्परेचर पर आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या थे, वाटर, जैसे मान लेते कि वाटर ही है, ठीक है, तो पहले सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स थे। जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वाटर के बीच में क्या आ जाएगा? वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा। तो अब उसको उस वाटर को फ्रीज होने के लिए उसको पास आने के लिए, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि जब उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? टीएफ हो गया। तो टीएफ क्या है? तो टीएफ आपका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कब? आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने के बाद उसका क्या है? यह फ्रीजिंग पॉइंट है, या हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हमारा वो प्योर सॉल्वेंट था वो किस टेम्परेचर फ्रीज कर रहा था? टी नॉट एफ पे। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वो किस टेम्परेचर फ्रीज कर रहा है? टीएफ पे। तो ये जो टी नॉट एफ और टीएफ की अगर हम बात करते हैं तो टी नॉट एफ और टीएफ में टी नॉट एफ की वैल्यू टीएफ से क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब जब हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाता है? और कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? तो पहले कितना था? पहले कितना था? टी नॉट एफ। अब कितना हो गया? टी एफ। कितने का डिफरेंस आया? डेल्टा टी एफ का।
कितने का डिफरेंस आया? डेल्टा टी एफ का। और इसी डेल्टा टी एफ को क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर गया? डिप्रेस कर गया। सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या कर गया? डिप्रेस कर गया। अब हम चाहें तो इसी चीज को ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम ग्राफ से समझे इसको, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहां पे ये टेम्परेचर है, ठीक है, और यहां पर वेपर प्रेशर है। यहां टेम्परेचर है, यहां पे क्या है? वेपर प्रेशर है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई लिक्विड है, इस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर इतना है, ठीक है ना, इस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर इतना है। अब हमने क्या किया? हमने उसको कूल करना स्टार्ट किया, ठीक है, हमने उसको कूल करना स्टार्ट किया जिससे कि वो फ्रीज हो जाए। तो हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर कम करेंगे। तो जब हमने उसका टेम्परेचर कम किया तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया? कम हुआ। हम ये कह रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे जाकर के, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ये ले लिया, ठीक है, और हमने ये कहा कि ये हो गया फ्रोजन सॉल्वेंट। इसको हमने क्या बोल दिया? फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब जमा हुआ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या था? आपका प्योर सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे हमने क्या किया? टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। और इस टेम्परेचर पर आकर के ये जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज कर गया, मतलब इसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये कौन सा टेम्परेचर था? T0F। कौन सा टेम्परेचर है? T0F। तो T0F वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये प्योर सॉल्वेंट जो है, ठीक है, ये अपने सॉल्वेंट के, अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो गया? इक्वल हो गया, मतलब ये क्या हो गया? फ्रीज हो गया। अब मैं क्या करता हूं? इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं इसी टेम्परेचर पे। तो जब इसी टेम्परेचर फिर से हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से, उसका वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया? कम हो गया। उसका वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया? कम हो गया। अब हम क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर और डिक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और इस टेम्परेचर पे आकर के इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, इस टेम्परेचर पे आकर के इस सॉल्वेंट का, या हम कर सकते हैं सोल्यूशन का, भाई सोल्यूशन के अंदर कौन है? सॉल्वेंट है प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हम बोलते हैं इस टेम्परेचर को TF। हम इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? TF। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया कितने का आया? डेल्टा TF का आया। यही जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस कर रहा है, आप खुद देखिए कि यहाँ पर T0F क्या है? T0F जो है वो TF से क्या है? ज्यादा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? T0F माइनस TF। यही जो डिफरेंस आ रहा है इसके फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट के, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल्टा TF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या है कि अगर हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? और भी ज्यादा डिक्रीज करने लगता है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है, तो उस सॉल्वेंट का क्या होता है? उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है? पहले से क्या हो जाता है? और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मोलैलिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मोलैलिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और अगर मैं क्या करता हूं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा? KF इंटू M। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट लेके आएंगे, इसको क्या बोलते हैं? KF बोलते हैं। KF क्या है?
तो KF को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, KF की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को और हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो KF अब मोलरिटी जब हम क्या लिख सकते हैं, WB अपान MB और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो गया? KF इंटू WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। W क्या है? मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो आप सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। और MB क्या है? मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो आपने कितना अपने मास ऑफ सॉल्वेंट यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए डेल्टा TF के आपके जो है क्या है? दो फार्मूला आ गए। डेल्टा TF इक्वल टू इतना भी होता है और डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? T0F माइनस TF भी होता है। तो ये दो फार्मूला आपको याद होने चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर ध्यान दें डेल्टा TF को लेकर के, तो डेल्टा TF क्या होता है? चलिए अब हम बात करते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, थोड़ा इसको समझिए। हम ये कहते हैं कि सर डेल्टा TF इक्वल टू क्या है? KF इंटू M है। और अगर मैं सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या कर देता हूं? 1 कर देता हूं, तो डेल्टा TF जो होता है वो किसके इक्वल आता है? KF के इक्वल आता है। यहाँ पर डेल्टा TF जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? KF के इक्वल आएगा। अब सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 कब होगी? सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 कब होगी? तो मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलरिटी हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मोलरिटी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। इसका मतलब अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लेता हूं और सॉल्वेंट का मास क्या ले लेता हूं? 1 kg ले लेता हूं, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी? 1। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, और इस 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो जब हम 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में क्या कर देंगे? ऐड कर देते हैं, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाती है? इस सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है, तो सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होने पे जो भी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है वही क्या कहलाता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम कहते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 mole of non-volatile solute is added in 1 kg of solvent। जब आप 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन आता है उसी डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द molar depression constant is the depression in freezing point, depression in freezing point when 1 mole of
1 mole of non-volatile solute is added in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. जब आप 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और उस केस में जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में जो भी डिप्रेशन आएगा वही उस सॉल्वेंट का क्या कहलाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट कि सर वाटर के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब क्या है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखिए हम जानते हैं कि वाटर, अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर कितने टेम्परेचर फ्रीज होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर प्योर वाटर रहता तो कितने टेम्परेचर फ्रीज होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम ये कर रहे हैं कि अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर 1 kg वाटर ले लेता हूं, ठीक है? यहाँ पर सॉल्वेंट के केस में हमने क्या ले लिया? वाटर। अगर मैं 1 kg वाटर ले लेता हूँ और इस 1 kg वाटर में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मान लीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मैंने क्या ले लिया? ग्लूकोज ले लिया। अब किसी भी सब्सटेंस का जो है 1 मोल क्या होता है? उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो गया? 180 ग्राम। 180 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें क्या करता हूँ 180 ग्राम क्या करता हूँ? ग्लूकोज ऐड कर देता हूँ। किसमें? 1 kg ऑफ वाटर में। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो वाटर जो है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज कर रहा था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करके किसने टेम्परेचर फ्रीज करता है? -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है? फ्रीज करता है। तो पहले यह जब प्योर वाटर था तो किस टेम्परेचर फ्रीज कर रहा था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। जब आपने इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया तो अब ये किस टेम्परेचर फ्रीज कर रहा है? -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया? तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा? T0F माइनस TF। तो T0F कितना था? 0 और TF कितना हो गया? -1.86। तो यहाँ पर डेल्टा TF कितना आ गया? 1.86। ठीक है। तो इस तरह से हमने वाटर का क्या निकाल लिया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकाल लिया, या हम कह सकते हैं क्रायोस्कोपी कांस्टेंट निकाल लिया। अगर इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट, यूनिट की, इसका यूनिट क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि सर KF इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा TF अपॉन M। और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो ऊपर कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। और नीचे कौन है? M। M मतलब क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर kg। तो हम कह सकते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट आ जाएगी। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। ठीक है। तो ये बात हो गई मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या जिसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। अच्छा स्टूडेंट, इसको जो है एक क्वेश्चन और आपका बोर्ड में आता है KF को लेकर के कि KF इक्वल टू होता है R T0F का स्क्वायर 1000 LF। ठीक है। हम कैलकुलेशन से KF ऐसे भी निकालते हैं। यहां पर R क्या है? आप सबको मालूम R क्या है? यूनिवर्सल गैस क्या? कांस्टेंट। ठीक है। इसकी वैल्यू आप सबको मालूम ही है। क्या क्या होता है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और दूसरा क्या होता है? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये R का क्या होता है? R की वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, यहां पे देखिए T0F क्या है? T0F आपका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट के लिए आपको KF निकालना है उसका ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। अच्छा, LF क्या होता है? LF हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पर ग्राम। पर ग्राम मतलब
आप जिस सॉल्वेंट की बात करो उस सॉल्वेंट का हम कितना ग्राम लेंगे, 1 ग्राम लेंगे। तो अगर उस सॉल्वेंट का 1 ग्राम लेते हैं तो उस सॉल्वेंट के 1 ग्राम को फ्रीज करने के लिए जो हीट यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और LF जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो हम कहते हैं LF इक्वल टू होता है डेल्टा HF अपॉन MA। ए हमने सॉल्वेंट मान लिया। ठीक है, तो डेल्टा HF क्या है, तो डेल्टा HF होता है लेटेंट हीट, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पर मोल। ठीक है, अगर आप पर ग्राम लेते हैं तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और पर मोल लेते हैं तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और MA क्या है, तो MA आपका है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो उस सॉल्वेंट का क्या है, मोलर मास है। तो हम इस पहलू को यहाँ पुट कर दें तो KF का हमारा एक और फार्मूला आ जाएगा। KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT0F स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HF और ऊपर क्या चला जाएगा, MA। तो ये हमारा आ गया KF का वैल्यू। ठीक है, तो हम इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करिए। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप इस वाले फार्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिएगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड करिए। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या मैंने कहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। क्यों, आप खुद सोचिए कि अगर आप वाटर की हम बात करते हैं, आप वाटर 1 ml लीजिए, 500 ml लीजिए, 200 ml लीजिए, आप जो भी वाटर का वॉल्यूम लीजिए, वाटर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही फ्रीज करेगा। वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने कितना वाटर लिया है। वाटर चाहे आप जो भी अमाउंट लेंगे, जो भी वॉल्यूम लेंगे, हमेशा वाटर किस टेम्परेचर फ्रीज करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जब आप उस वाटर में क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या करती है, डिक्रीज करती है। जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा, उतना ही डिप्रेशन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या किया है, ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। इसीलिए इसका यूज हम लोग एक तरीके से और करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है एंटी फ्रीज सब्सटेंस। एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या होता है, देखिए जो ऐसे प्लेस जहाँ कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो होता है, -5, -6, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो वहाँ पर जो बेसिकल्स चलते हैं तो बेसिकल्स में जो वाटर रेडिएटर लगा होता है, वाटर रेडिएटर मतलब जिसमें हम लोग वाटर भरते हैं जिससे कि जो बेसिकल्स हैं उनका इंजन को क्या कर सके, कूल कर सके, इनके इंजन को क्या कर सके, कूल कर सके। तो होता क्या है कि जो बेसिकल्स होते हैं उसमें वाटर रेडिएटर लगाता है और उस वाटर रेडिएटर में लोग क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं जिससे कि वो इंजन को क्या करे, कूल करे। ठीक है, अब होता क्या है कि जो कोल्ड प्लेस होते हैं वहां पर जब हम अपने कार को लेकर के जाते हैं तो लो टेम्परेचर होने के कारण जो कार रेडिएटर में वाटर होता है वो फ्रीज कर जाता है और फ्रीज करने से हमारा इंजन ही सीज हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एंटी फ्रीज सब्सटेंस यूज करते हैं। एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या होता है, इट इज द एडिटिव सब्सटेंस। ये क्या होता है, इट इज द एडिटिव सब्सटेंस। आप इसको ऐड करते हैं,
इट इज द एडिटिव सब्सटेंस। ये एक एडिटिव सब्सटेंस होता है। इसका वर्क क्या है? विच डिक्रीजेज द, ये डिक्रीज करता है, विच डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? डिक्रीज करता है, जिससे हमारा वाटर फ्रीज नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने एंटी फ्रीज सब्सटेंस डाल दिया, अब एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या करेगा? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देगा। अब जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज हो रहा था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज होकर -20, -13, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के क्या होगा? फ्रीज होगा। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा नाम पोटास सॉल्ट आपने कितना ऐड किया है, तो उस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा? डिप्रेशन आता जाएगा, और इस तरह से हम अपने वाटर को फ्रीज करने से क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हमने क्या बोला? एंटी फ्रीज सब्सटेंस। ऐसे एक और वर्ड होता है, ठीक है, डी आइसिंग एजेंट। डी आइसिंग एजेंट, ठीक है। आपको मालूम है जो भी कोल्ड कंट्री होता है, आप देखते हो कि सर्दियों के समय क्या होता है? वहां पर स्नोफॉल होता है। क्या होता है? स्नोफॉल होता है। सड़कों पे क्या होता है? स्नो फैल जाते हैं, जिससे बेसिकली को जाने होने में क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डी आइसिंग एजेंट यूज करते हैं। डी आइसिंग मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ये क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो स्नो गिरता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? डिप्रेस करता है। जैसे होता है एक्चुअली क्या है कि जो वाटर होता है, ठीक है, ये जो वाटर होता है, ठीक है, इस वाटर के बीच बीच में क्या चले जाएंगे? ये डी आइसिंग एजेंट चले जाएंगे, जिससे वाटर क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। और आपको मालूम है लिक्विड के पार्टिकल जब पास आते हैं तो साइड में कन्वर्ट होते हैं, तो जब ये पार्टिकल बीच में आ जाएंगे तो वाटर को क्या कर देंगे? दूर दूर कर देंगे। जब दूर दूर कर देंगे तो ये फ्रीज नहीं जल्दी हो पाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो है हम आइस के मतलब स्नो से हम अपने सड़कों को, अपने रोड को क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, डी आइसिंग एजेंट का यूज करके। वहीं अगर हम बात करते हैं एंटी फ्रीज सब्सटेंस का, तो यहाँ पर हम लोग यूज किसका करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन, या इसका IUPAC नेम है इथीन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि अगर इसके एक बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर OH लगा दूं, यहाँ भी क्या लगा दूं? OH लगा दूं, तो ये हमारा क्या हो गया? इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6O2। C2H6O2। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज हम लोग एंटी फ्रीज सब्सटेंस के फॉर्म में करते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक वर्ड और होता है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है? तो कूलेंट को भी हम लोग क्या करते हैं? वाटर रेडिएटर में डालते हैं। वो कहाँ पर डालते हैं? ऐसे प्लेस पर डालते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जैसे गर्मी के समय जब आता है तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, ठीक है, 30, 32, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। अब उससे प्रॉब्लम क्या आता है? उससे प्रॉब्लम ये आता है कि जो कार रेडिएटर में जो वाटर भरा होता है वो जल्दी जल्दी वेपराइज होने लगता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बॉयल करने लगता है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? उसके अंदर कूलेंट डाल देते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है कि वाटर को वेपराइज होने जल्दी नहीं देता, वो उसको कूल कर देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कूलेंट का काम क्या है कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देना? बढ़ा देना। मतलब जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करा था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करके 130, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या करता है कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है। डी आइसिंग एजेंट किस लिए यूज करते हैं? जो रोड पे जो स्नो गिरते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डी आइसिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।